दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने वाले हैं जो बचपन में ही माँ बन गई, जो 12 साल की उम्र में माँ बन गई। तो 12 साल की उम्र में एक बच्ची कैसे माँ बन गई आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के एक गांव में ज़ुबैदा नाम की औरत रहती थी। ज़ुबैदा की 2 बेटियां थीं। बड़ी बच्ची का नाम निशा और छोटी का नाम आलिया था। ज़ुबैदा के शौहर असलम का टाइफाइड बुखार होने की वजह से इंतकाल हो गया था। शौहर की मौत के बाद वो अपने मायके चली गई। लेकिन ज़ुबैदा के माँ बाप भी आखिर कितने दिन तक अपनी बेटी ज़ुबैदा और उसकी बच्चियों का बोझ उठाते। तो उन्होंने ज़ुबैदा से बात की कि बेटी ज़ुबैदा हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी ज़िंदगी बाकी है, हमारे बाद तुम किसके दर पर जाओगी। ज़ुबैदा ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने शौहर के घर आ गई। ज़ुबैदा आखिर अपने शौहर की संभाली हुई कमाई कितने दिनों तक खाती। ज़ुबैदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। ज़ुबैदा के दूसरे शौहर का नाम अकरम था। अकरम ज़ुबैदा की बेटियों को अपनी बेटियां समझता था, वो उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की बैग की फैक्ट्री थी। ज़ुबैदा अकरम की जब शादी को 1 साल हो गया तो ज़ुबैदा ने एक बेटे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अकरम का ध्यान ज़ुबैदा की बेटियों से कम होता जा रहा था और उसका रुझान अपने बेटे की तरफ हो गया था। और अगर उसका बेटा ज़रा भी रोता था तो वो ज़ुबैदा को डांटता था कि ये क्यों रो रहा है। इसलिए ज़ुबैदा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की तरफ आ गया था। निशा या आलिया जब भी अपनी अम्मी को कोई काम के लिए कहती तो ज़ुबैदा निशा से कहती, बेटी अब तुम बड़ी हो रही हो, अपना काम खुद किया करो, साथ में अपनी छोटी बहन आलिया को भी देख लिया करो। निशा अपने ज़्यादातर काम खुद करना शुरू हो गई थी और आलिया को कपड़े भी पहना देती थी और उसकी चोटियाँ भी बना देती थी। निशा की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और निशा जिसके पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी उस लड़की की शादी हो गई। निशा स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि ज़ुबैदा जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल नहीं था। इस बार निशा का अब्बू अकरम ये चाहता था कि निशा 8वीं के पेपर दे और मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दूँ। जब निशा की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो ज़ुबैदा ने अकरम से निशा की बात की कि निशा की ट्यूशन का क्या करना है। तो अकरम ज़ुबैदा से कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मेरे भाई का बेटा शहर से एमए इंग्लिश करके आया है और उसे भी ट्यूशन सेंटर खोलना है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन निशा को उसके घर ही रहना पड़ेगा। ज़ुबैदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई कि हाँ ठीक है, सिर्फ 1 महीने की तो बात है। तो अकरम निशा को अपने भाई के घर छोड़ आया और अपने भतीजे से बोला, यार समीर, ये मेरी बेटी निशा है, इसकी 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसको तैयारी करवा दो, जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यहीं रहेगी। तो समीर ने कहा, चाचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह निशा पास हो जाएगी। निशा अब समीर के घर में रहने लगी थी। जब सारे बच्चे अपने घरों को चले जाते थे तो निशा उदास हो जाती थी। वो रोज़ अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात करती थी और कहती कि अम्मी मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घर ले जाएं। उसकी अम्मी कहती, बेटा कुछ दिन की बात है, फिर तुम्हें घर ही आना है। निशा को समीर के घर रहने का फ़ायदा ये था कि वो जब भी चाहती तो अपनी पढ़ाई के लिहाज से समीर से कुछ भी पूछ लिया करती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था कि निशा को एक सवाल की समझ नहीं आ रही थी। तो वो समीर के कमरे में चली गई और बोली, भाई समीर ये सवाल मुझे समझा दें। तो समीर बोला, अच्छा ठीक है। निशा समीर के पास जाकर बैठ गई। समीर निशा से तकरीबन 12 साल बड़ा था। जब निशा समीर के पास आकर बैठ गई तो समीर ने निशा के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और निशा उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन निशा ने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। तो ज़ुबैदा बोली, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर निशा बच्चों के होते हुए समीर के पास गई तो समीर ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। निशा एकदम पीछे हट गई। आज रात फिर निशा ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अब्बू को बोले वो मुझे यहाँ से ले जाएं, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। निशा जब भी अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात करती तो वो खुलकर बात नहीं कर पाती क्योंकि पास में समीर खड़ा होता। ज़ुबैदा ने फिर अकरम से कहा कि निशा को ले आओ, वो उदास हो गई है। अकरम ने कहा, आज फैक्ट्री से वापसी पर ले आऊँगा। रात के वक्त निशा का अब्बू अकरम अभी सोच ही रहा था कि निशा को घर लेकर जाना है, लेकिन अचानक से इमरजेंसी में 1000 बैग का ऑर्डर आ गया।
तो अकरम के जो मुलाजिम थे वो घर जा चुके थे। वहाँ पर बस 2 नौकर मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 1000 बैग का ऑर्डर अकरम ने उन 2 नौकरों के साथ मिलकर तैयार कराया। जुबैदा ने अकरम को बहुत फ़ोन किए, लेकिन फैक्ट्री की मशीन चलने की वजह से अकरम को फ़ोन का पता न चल सका। इधर समीर के घर वाले किसी शादी में चले गए थे। आज घर में समीर और निशा अकेले थे। समीर निशा के कमरे में गया और कहने लगा, निशा आज तुम्हें पढ़ना नहीं था क्या? और निशा अपनी नज़रें नीची करके खड़ी रही। जब समीर निशा के करीब आकर बैठ गया तो निशा उठकर जाने लगी, तो समीर ने एकदम उसको बेड पर धक्का दे दिया और उसको अपनी हवस का निशाना बनाया। अगले दिन निशा का अब्बू अकरम उसको लेने आ गया और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जो रोज़ अपनी अम्मी को फ़ोन करके कहती रहती हो कि मुझे ले जाओ मुझे ले जाओ। तो अकरम की इस बात पर समीर बोलने लगा, हाँ चाचा जान आप सच कहते हैं, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से आई है बस यही रट लगा रखी है कि मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है। तो अकरम बोला, यार समीर मैं ही पागल था जो इनके शौक़ पूरे करने चला था। भला आज तक कोई सौतेली औलाद भी किसी की अपनी बनी है? आज इस लड़की ने ये बता दिया कि मैं इनका सौतेला बाप हूँ। ये कहकर अकरम निशा को घर ले आया। निशा जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को समीर के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी पहले तो वो मुझे 4-5 दिन तक छेड़ता रहा और जिस दिन घर में कोई नहीं था उस दिन उसने मेरे साथ ज़्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। जुबैदा ने जब ये बात अपने शौहर अकरम को बताई तो अकरम ने फ़ौरन अपने भतीजे को फ़ोन किया कि समीर तुमने ये क्या हरकत कर दी? तो समीर बोला, चाचा जान आजकल तो नेकी का कोई ज़माना ही नहीं है। मैंने तो आपके साथ नेकी की और आपने मुझे ये सलाह दिया। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहाँ से मुंह काला करवा के आई है और आप उसका इल्ज़ाम मुझ पर थोप रही हैं। अकरम ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसने जुबैदा से कह दिया कि करवा दी मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा तो कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। फिर अकरम अपनी बेटी निशा से कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस निशा के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब झूठ है। और अकरम ने निशा के ऊपर थप्पड़ मार दिया और बोला, नहीं पढ़ने जाना है तो मत जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम तो ना लगाओ। ये कहकर अकरम अपने कमरे में चला गया। निशा अभी 12 साल की थी। उसके साथ जो सलूक समीर ने किया था उसने साफ साफ अपनी अम्मी को खुलकर बता दिया। वक्त गुजरता गया, 5 महीने गुजर गए। निशा के जिस्म में काफ़ी फ़र्क आ गया। एक दिन निशा की अम्मी ने उसकी हालत ख़राब देखी तो वो उसे लेकर अस्पताल गई। वहाँ जाकर निशा की माँ को पता चला कि निशा माँ बनने वाली है तो निशा की माँ परेशान हो गई और निशा को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। जुबैदा को समीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं समीर को छोड़ूंगी नहीं। जुबैदा ने डॉक्टर से कहा, क्या हम ये बच्चा ज़ाया करवा सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, लड़की की उम्र बहुत कम है, अगर हम ऐसा करेंगे तो लड़की और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। जुबैदा बहुत डर गई और घर आकर अकरम को सब कुछ बता दिया। तो अकरम बोला, मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात नहीं करूँगा। पहले ही जब मैंने उन्हें फ़ोन किया था तो उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। साथ ही साथ अकरम ने कहा, अभी ये लड़की निशा इस घर में नहीं रहेगी। तो जुबैदा और निशा रोने लगी और जुबैदा कहने लगी, नहीं अकरम ऐसा मत करो, तुम्हारी मेहरबानी, मुझसे मेरी बच्ची को दूर मत करो। वो इस हालत में कहाँ जाएगी, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अकरम तुम्हारी मेहरबानी ऐसा मत करो। अकरम कहने लगा, जुबैदा अगर तुम चाहती हो कि निशा ज़िंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे और कहेंगे सौतेला बाप था, दिखा दी अपनी औकात। हम सबके लिए बेहतर यही है कि निशा इस घर से चली जाए और इसमें निशा की भी भलाई है। फिर अकरम निशा को अपनी खाला के घर ले गया। अकरम की खाला कहने लगी, भला मैं क्यों इस बदनामी के ढेर को अपने घर पर रखूं? ले जाओ इसे यहाँ से। अरे भाई, लोग मुझसे पूछेंगे कि ये कौन है तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? मेरी भी कोई इज्जत है ज़माने में और वैसे भी मेरा तो उसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। तुम तो फिर भी इसके बाप हो, तुम बाप होकर उसे अपने घर में नहीं रख सकते तो मैं क्यों रखूं? अकरम निशा को लेकर वापस आ गया और जुबैदा से बोला, इसका बच्चा ज़ाया करवा दो। तो जुबैदा रोने लगी और अकरम से कहने लगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये बच्चा ज़ाया करवाया तो निशा की जान को खतरा है। जुबैदा ने सोच लिया कि अकरम कुछ करे या ना करे, मैं तो अपनी बच्ची को इंसाफ दिला कर रहूँगी। अगले दिन जुबैदा निशा को लेकर समीर के घर चली गई। जब जुबैदा समीर के घर जाती है तो वो अपनी चाची जुबैदा को देखकर डर जाता है और समीर चौंक जाता है। समीर के चेहरे का रंग बदल जाता है।
जुबैदा उसका चेहरा देखकर अंदाज़ा लगा लेती है कि इस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज़्यादती की है। समीर के माँ बाप कहते हैं बहन बैठो, तो जुबैदा बोली कुछ नहीं, मैं बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके हाल पूछती चलूँ। उसके बाद जुबैदा निशा को लेकर घर आ गई। जुबैदा के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था। जुबैदा ने अगले दिन समीर को फ़ोन किया और कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है। जब समीर अपनी चाची जुबैदा के घर आता है तो जुबैदा बड़े प्यार से समीर से बात करती है कि बेटा ये निशा तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन समीर आगे से गुस्से में बोलता है कि चाची आप किसी और का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों थोप रही हो। तो जुबैदा गुस्से से बोली ये किसी और का इल्ज़ाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें ये कबूल करना ही होगा। ये गुनाह तुमने किया है, बोलो तुमने मेरी बेटी के साथ ज़्यादती की है वरना मैं सबको बता दूंगी। जुबैदा अपने मोबाइल में ये सब बातें रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बारे में समीर को कुछ नहीं पता था। पहले तो वो माना ही नहीं, फिर अचानक गुस्से में बोला कि हाँ मैंने तेरी बेटी के साथ ज़्यादती की है, बोल क्या करेगी, मैं तो एक लड़का हूँ, मेरी कहीं भी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी वो अलग, और तुम्हारी बेटी के साथ कोई शादी भी नहीं करेगा। जाओ बताओ सबको कि मैंने तेरी बेटी के साथ ज़्यादती की है। ये कहकर समीर वापस जाने के लिए मुड़ता है तो जुबैदा को समीर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जुबैदा पीछे से उसकी गर्दन पर छुरी मार देती है और समीर की मौत हो जाती है। उसके बाद जुबैदा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। जुबैदा की बहन को बहुत दुख होता है और वो जुबैदा की बेटी को अपने घर रख लेती है। उसके बाद पुलिस जुबैदा को समीर के कत्ल के जुर्म में पकड़कर ले जाती है। अकरम को जब पता चलता है तो वो जुबैदा से मिलने थाने जाता है। जब जुबैदा से मिलता है तो उससे कहता है कि जुबैदा तुमने ये क्या कर दिया। तो जुबैदा ने मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग अकरम को सुना दी। तो वो बोला कि तुम मुझे बता देती मैं उसे खुद मार देता। तो जुबैदा बोली मैंने तो आपको बताया था लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ़ थी, इसलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। थाने के इंस्पेक्टर ने जुबैदा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद की वजह जुबैदा को 10 साल की कैद हो गई। इधर जुबैदा की बेटी निशा ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। निशा की खाला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी। निशा की खाला ये बात जानती थी कि मेरी बहन जुबैदा बहुत तकलीफ़ों से गुजरी है, इसलिए उसने निशा की शादी अपने बेटे से करा दी और निशा आज उस घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। प्यारे दोस्तों, क्या निशा की माँ जुबैदा ने उस कुत्ते समीर को जैसी मौत दी, उसके साथ जो सुलूक किया, क्या वो इसी का हकदार था? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या जुबैदा ने समीर के साथ सही किया या गलत? आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।